All right, so we are starting with Maths Pre-Boot Camp, in which the first topic I will be picking up is your statistics. ठीक है? So graphical representation of the data you have learned in your ninth grade, right? And you have done it in ninth grade. But now we will be doing the algebraic representation of the data. And majorly in today's class, we will be focusing upon three measures of central tendency. What are the three measures of central tendency? Mean, median and mode. ठीक है? मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है और मोड क्या होता है? These all are the different values picked up from the data representing different aspects. ठीक है? अब वो aspects क्या होते हैं वो समझेंगे. And all together when we are talking of these three values which are mean, median and mode, what do we call them? We call them measures of central tendency. क्या बोलते हैं बच्चा हम इसको? Yes, measures of central tendency. If somebody asks you, because 10th में ये सब आएगा, अब इसका एडवांस लेवल पढ़ेंगे. अभी प्री 10th लेवल कर रहे हैं, मतलब something which has been missed out from 9th grade and taken away from 9th grade, but we need it for clarity in our 10th grade. ठीक है? इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको एमसीक्यू में 10th क्लास के स्टैटिस्टिक्स में मिल सकते हैं. So don't take this topic lightly. I have picked up this whole topic from NCERT and RD Sharma, जिससे आपका हाथ इसमें सेट हो जाए और आप इसके क्वेश्चंस इजीली कैरी आउट कर पाओ. जो भी चीजें मैं करवा रही हूँ आपको प्री बूट कैंप में, उसको लाइटली मत लेना, क्योंकि वो ही चीजें अगर आपकी क्लियर होंगी तब आप उनसे रिलेटेड आगे के टॉपिक्स आप अच्छे से कर पाओगे. ठीक है? One such example is your three measures of central tendency, that is mean, median and mode. Mean is an average value. जब भी आपका कोई डेटा बैलेंस्ड होता है, बैलेंस डेटा का क्या मतलब होता है? डेटा क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू हाइट, विद रिस्पेक्ट टू वेट, विद रिस्पेक्ट टू मार्क्स. जैसे मुझे जानना है कि सारे 9th ग्रेडर्स बैठे हुए हैं या प्री 10th ग्रेडर्स बैठे हुए हैं, राइट? और मुझे जानना है कि इन सब बच्चों की हाइट कितनी है, तो आई कलेक्ट द डेटा वन बाय वन. अब अगर सारी सब बच्चों की हाइट आसपास है, मतलब बहुत एक्सट्रीम नहीं है, एक्सट्रीम मतलब एक्सट्रीम लार्ज एंड एक्सट्रीम लो, किसी बच्चे की हाइट बहुत एक्स्ट्रा नहीं है, किसी बच्चे की हाइट बहुत कम नहीं है, तो ऐसे डेटा को क्या बोला जाता है? बैलेंस डेटा, जिसकी वैल्यू सब आसपास रहती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वेट की बात करते हैं, ठीक है, हम आप इस क्लास के सभी बच्चों के वेट की बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सभी बच्चों का वेट 40 to 50 के बीच में आ रहा है. ठीक है? तो ये डेटा कैसा होगा? एक बैलेंस डेटा. बट अगर आपको इस डेटा में कुछ ऐसी वैल्यूज भी मिल जाती हैं जो लेस देन 40 है और मोर देन 50 है, जैसे कोई एक बच्चा है जिसका वेट हमें 25 kg देखने को भी मिला इस एज ग्रुप में, और कोई एक बच्चा है जिसका वेट हमें 65 kg भी देखने को मिला, तो आपको ऐसे डेटा में कैसी वैल्यूज मिल गई? एक्सट्रीम वैल्यूज मिल गई, टू लेस वैल्यू एंड टू लार्ज वैल्यू. तो जब ऐसा होता है तो ऐसे डेटा को हम क्या बोलते हैं? अनबैलेंस डेटा. बट अगर आपके पास सारी वैल्यूज आसपास की होती हैं तो ऐसे डेटा को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस डेटा. ये बात किस किस को समझ में आर वी श्योर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या ये बात हमें समझ में आ गई? यस मैम. ओके. जिसमें हमारी सारी वैल्यूज, आई एम रिपीटिंग फॉर एवरीबॉडी, जिसमें हमारी सारी वैल्यूज आसपास की होती है. जैसे मैंने एक रेंज बनाया 40 to 50. किसी बच्चे का वेट 40 kg है, किसी का 42 है, किसी का 43 है, किसी का 44 है, राइट? किसी का 46 है, किसी का 48 है, तो सबके 40-40 में चल रहे हैं. ठीक है? तो ये सब वैल्यूज क्या है? बिल्कुल नियर बाय वैल्यूज है. तो ऐसे डेटा को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस डेटा. बट उसी ग्रुप में हमें कुछ बच्चों का वेट क्या मिल जाता है? 20s की रेंज में भी मिल रहा है, या हमें कुछ बच्चों का वेट 60 एंड अबव भी मिल रहा है. तो उसमें मुझे एक बैलेंस के साथ साथ कुछ एक्सट्रीम वैल्यूज देखने को मिल जाती हैं, तो वो एक ऐसा डेटा बन जाता है अनबैलेंस डेटा. तो जब हम बैलेंस डेटा पे वर्क करते हैं तो वी मेजरली फोकस अपॉन विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? मीन पे हम कब काम करते हैं? जब हमारा डेटा बैलेंस होता है. आर वी क्लियर? मीडियन क्या रिप्रेजेंट करता है? मिडिल मोस्ट वैल्यू. और मिडिल मोस्ट वैल्यू हम कब ढूंढते हैं? जब हमारे डेटा में हमें क्या दिख रहे हैं? एक्सट्रीम वैल्यूज भी दिख रहे हैं, एक्सट्रीम लेस भी दिख रहा है और एक्सट्रीम
मोर में दिख रहा है। आर यू गेटिंग? जब हमें एक्सट्रीम वैल्यूज मिलते हैं तो हम क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं? मीडियन। मीडियन से हमें क्या पता चलता है? मिडिल मोस्ट वैल्यू। मीडियन से हमें क्या पता चलता है? मिडिल मोस्ट वैल्यू। अंडरस्टूड? और मोड क्या बताता है? मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। ठीक है? या बच्चे इसको कैसे याद रखते हैं? मोस्ट फेमस वैल्यू। तो फेमस कौन होता है? बहुत ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है, रिपीटेशन होती है। तो कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? मोड। आर यू गेटिंग? So all together the three parameters of the data are known as measures of central tendency. Are we clear? Everybody? Now let's move ahead and try to understand how do we calculate. हमने ऐसा तो नहीं है कि मीन मीडियन मोड कभी नहीं पढ़ा। आपने 7th में पढ़ा है, आपने 8th में पढ़ा है, राइट? तो these are the basics. To calculate the mean, what do? We sum up all the values and we divide it by the number of values. Yes or no? If we need to calculate the mean, mean को हम और क्या बोलते हैं? मीन को हम और क्या बोलते हैं? एवरेज बोलते हैं। मीन को हम क्या बोलते हैं? एवरेज। और मीन को प्रिसाइजली और क्या बोला जाता है? अरिथमेटिक मीन। क्या बोला जाता है? अरिथमेटिक मीन, राइट? और आप मीन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एक्स एंड बार ओवर द टॉप। मीन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एक्स एंड बार ओवर द टॉप। ये एक दो चीजें हमें ध्यान रखनी है। टू कैलकुलेट द मीन व्हाट डू? हम सारी वैल्यूज को सम करते हैं एंड वी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो व्हाट डू फॉर कैलकुलेटिंग मीन? वी डू टू थिंग्स। फर्स्ट वी ऐड एंड देन वी divide. So what two operation help us to calculate the mean? Adding the number of observations and dividing with the number of observations, right? So you sum up all the values of the data set and then you divide it by the total number of values. What will you get then? Mean. You will always get mean. Now when you're talking of mode, for mode बच्चा you need to figure out the value with the highest frequency. अब आपके पास डेटा टू टाइप का होता है। अब अभी हमने कैसा डेटा पढ़ा था? बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड डेटा। बट अब हम एक और कैटेगराइजेशन से समझते हैं। एक आपका डेटा होता है रॉ डेटा और एक आपका होता है ग्रुप डेटा, जिसको आप स्ट्रक्चर्ड डेटा भी बोल सकते हैं। ठीक है? तो आपका जो रॉ डेटा होता है, व्हाई वी आर लेट? वी हैव रॉ डेटा एंड वी हैव ग्रुप डेटा। ठीक है? रॉ डेटा क्या होता है कि आपने कुछ वैल्यूज ली और आपने रैंडमली ऐसे कॉमर्स से लिख दिया। और ग्रुप डेटा कैसे होता है आपका? यस, आपके पास कुछ वैल्यूज है। ग्रुप डेटा भी टू टाइप्स के होते हैं, वन कॉन्टिन्यूस एंड वन नॉन कॉन्टिन्यूस। अब कॉन्टिन्यूस कैसे होता है? देखो, एक होता है कॉन्टिन्यूस और एक होता है नॉन कॉन्टिन्यूस। अब कॉन्टिन्यूस का क्या मतलब होता है? कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जैसे आपकी कुछ वैल्यूज थी, ठीक है, 0 to 5, 5 to 10। जैसे हम एक डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, हम एक डेटा बना रहे हैं जिसमें हम बच्चों के मार्क्स लिख रहे हैं आउट ऑफ 20। कैसे लिख रहे हैं? आउट ऑफ 20। हमने उसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। हम उसके लिए कॉन्टिन्यूस डेटा बना सकते हैं और हम उसके लिए नॉन कॉन्टिन्यूस डेटा बना सकते हैं। अगर हम कॉन्टिन्यूस डेटा बना रहे हैं तो हम इसको ऐसे बना रहे हैं 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 and 15 to 20। अब हम आउट ऑफ 20 है तो 20 से ज्यादा तो मार्क्स होंगे नहीं और नेगेटिव मार्किंग हो नहीं रही इस टेस्ट में, तो 0 से कम नहीं होंगे। तो हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल, हमने 50 स्टूडेंट्स का डेटा लिया। तो हमने क्या किया? हमने काउंट किया कि कितने बच्चों के मार्क्स 0 to 5 आ रहे हैं। बट हम 5 वाली वैल्यू इंक्लूड, I told you in 9th class also, right? We never include the upper limit. We always include the lower limit. So जिस भी बच्चे ने, for example, 5 marks score किए होंगे, तो you will not count that student in the first class interval. Rather, you will be counting the student in the second class interval. ये बात किस किस को याद हो गई? पक्का? Everyone, online students, are we listening it carefully? This is going to help you. ऑल राइट। तो जैसे से सपोज मैंने लिखा यहाँ पे 6 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 0 to 5 के बीच में आ रहे हैं।
तो मतलब जिस बच्चे के मार्क्स 4.5 होंगे वो बच्चे के मार्क्स हम उस बच्चे को हम इस वाले क्लास इंटरवल में काउंट करेंगे। बट जिस बच्चे के मार्क्स 5 एंड अबव होंगे हम उसको किस में काउंट करेंगे? 5 to 10 में। अब 5 to 10 में हम 10 वाले मार्क्स कैलकुलेट करें, काउंट करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। राइट। 5 to 10 में हम कौन से मार्क्स नहीं काउंट करेंगे? द स्टूडेंट स्कोरिंग मार्क्स 10। और वो 10 वाला बच्चा किस में काउंट होगा? 10 to 15 में काउंट होगा। किस में काउंट होगा बच्चा? 10 to 15 में काउंट होगा। इज दिस क्लियर? अब 15 वाला किस में काउंट करोगे? 10 to 15 और 15 to 20? 20. We'll be counting it in 15 to 20. Is this clear? अब 20 वाला किस में काउंट करोगे? 20 to 25. टू 20 में करोगे? No. देखो इसमें आपको करना पड़ेगा, ये डेटा ऐसा है क्योंकि मार्क्स कितने हैं? 20 से ज्यादा तो मार्क्स है ही नहीं, तो 20 to 25 वाला कॉलम हम नहीं बना सकते हार्दिक, राइट? तो हम इसको किस में काउंट कर लेंगे? 15 to 20. इज दिस क्लियर? तो ऐसा आपको एक्सेप्शन देखना पड़ता है कि हमसे सिचुएशन कैसी है, राइट? सिचुएशन को देख के आपको अपना आंसर डिसाइड करना होता है और सोचना होता है। खुद से सोचो, टेस्ट 20 मार्क्स से ऊपर का है नहीं, तो बच्चा मैक्सिमम कितने स्कोर कर सकता है? 20 स्कोर कर सकता है। तो आप इसको 20 to 25 वाली रेंज में नहीं ले जा सकते हो। क्यों? क्योंकि टेस्ट का हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कितना है? 20। तो 20 में जो बच्चा स्कोर कर रहा होगा उसको आप किसमें काउंट कर लोगे? 15 to 20. Are we clear? Tell me, are we clear with the fact? All right. Is it clear to online students as well? Yes, ma'am. ठीक है। अब देखो, अब ऐसा भी हो सकता है कि हमें टेस्ट में स्कोर देखने को मिला है, या बच्चों के यूजुअली आ रहे हैं 5, 10, 15 और 20 ऐसे करके कुछ। यहाँ हम अपना एग्जाम्पल चेंज कर देते हैं। अ स्टूडेंट हैविंग अ स्टूडेंट स्कोरिंग 5, स्टूडेंट स्कोरिंग 10, स्टूडेंट स्कोरिंग 15 एंड स्टूडेंट स्कोरिंग 20 among all the sections of grade 9 और grade 10। ठीक है। अब ये कैसा डेटा हो गया? ये नॉन कॉन्टिन्यूस डेटा हो गया, क्योंकि इसमें आपके पास कैसी वैल्यूज है? डिस्क्रीट वैल्यूज है, एक स्पेसिफिक वैल्यू है। तो अगर आप लिख रहे हो इसमें कि इसके पास जैसे 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 20 स्टूडेंट्स के 10 मार्क्स आए, 5 आए, 15 के आए, 20 एंड 10। तो अब क्या हो गया? How many students scored 5 marks? 5. How many students scored 10 marks? 20. How many students scored 15 marks? 15. How many students scored 20 marks? 10 students. ठीक है? So tell me the mode for this data. Tell me the mode for this data. 10. 10. Yes. So 10 represents the mode. We need to check. ये क्या होता है? Number of times the observations are repeated. क्या होता है बच्चा? द नंबर ऑफ टाइम्स द ऑब्जर्वेशंस आर रिपीटेड, उन्हें हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी, राइट? कोई भी ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट कर रही है उससे क्या बोला जाता है? फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, राइट? तो आपके पास जो 10 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 5 टाइम्स। 10 कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है? 20 टाइम्स। 15 कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है? 15 टाइम्स। 20 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? 10 टाइम्स। तो सबसे ज्यादा बार कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है? 10 वैल्यू रिपीट हो रही है, राइट? तो मोड क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? ऑल राइट। सो व्हाट इज द मीडियन? मीडियन के लिए अगर हम कॉन्टिन्यूस डेटा ले रहे हैं, वी हैव अ स्पेसिफिक फॉर्मूला दैट यू विल लर्न इन योर 10th ग्रेड। बट अगर हम रॉ डेटा ले रहे हैं, जैसे आपका पास ये वाला एक डेटा है, ठीक है, अगर मुझे इसके लिए मीडियन कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू अरेंज द डेटा। फर्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा? अरेंज द डेटा, राइट? अरेंज कैसे करते हैं? ऑलवेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, स्मॉलर टू बिगर वैल्यू हम अरेंज करते हैं। सबसे छोटा वैल्यू क्या है? 1, देन यू हैव 3, देन यू हैव 4, देन यू हैव 6, देन यू हैव 7 एंड देन यू हैव 7। ठीक है। नाउ वी हैव टू चेक फॉर द नंबर ऑफ वैल्यूज वी आर हैविंग, कि हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशंस है। अब चेक करो, 1 2 3 4 5 6। तो 6 इज इवन और ऑड? Even. 6 is even. 6 is even or odd? Even. इवन। ठीक है। लेट मी पुल इट आउट हियर थोड़ा सा। ठीक है। अब आप इसमें क्या करेंगे? यू हैव टू चेक कि अगर आपका n जो है वो इवन है, तब आप क्या करते हैं? तब आप करते हैं n by 2th ऑब्जर्वेशन,
plus n by 2 plus 1th ऑब्जर्वेशन। अब इसमें ना बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है और बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं इस चीज में। गलती क्या करते हैं कि उनको लगता है कि ये n/2 आपने वैल्यू निकाली, जैसे 6/2 किया 3, तो उनको लगता है यहाँ पे 3 लिखना है। यहाँ पे 3 नहीं लिखना, यहाँ पे थर्ड पोजीशन वाली ऑब्जर्वेशन लिखनी है। तो यहाँ पे आपका इस डेटा के लिए क्या था, पहले मुझे बताओ, इस डेटा में n क्या है, 6 है। 6 क्या है, इवन। जब भी आपके पास इवन होगा तो आप मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे, n/2। तो 6/2 क्या हो गया, 3। तो यहाँ पे आप लिखेंगे थर्ड ऑब्जर्वेशन। अगर स्टेप वाइज करते हो तो कभी भी गलती नहीं होगी। प्लस करो n/2, फिर से करो n/2, 6/2 इज 3, 3 + 1 इज 4। 4. फोर्थ ऑब्जर्वेशन बाय 2। ठीक है, अब थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सी है, 1 2 3 4। यस, प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी है, 6/2। 10/2 gives you 5। तो what is the median of this data, 5। Are we clear? Are we clear? What if the number of observation is odd? What if the number of observation is odd? You will pick up the formula for median for odd observation, that is n plus 1/2। What is n plus 1/2? Say suppose मैंने यहाँ पे एक नंबर और बढ़ा दिया, 8 कर दिया। अब ये 6 की कितनी ऑब्जर्वेशन हो गई, 7 हो गई। 7 + 1, yes, observation। 7 + 1 8, 8/2 फोर्थ ऑब्जर्वेशन। फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी है, जल्दी से बताओ, 6। ठीक है, तो इस डेटा का मीडियन क्या हो गया, 6। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? दिस वी आर डूइंग फॉर द रॉ डेटा। आपको दोनों पता होने चाहिए 10th क्लास में, रॉ डेटा के लिए भी पता होना चाहिए और कॉन्टिन्यूअस डेटा के लिए भी पता होना चाहिए, राइट। एंड मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं, मोड फाइंड आउट करना तो बहुत इजी है। रॉ डेटा के लिए क्या मोड है बताओ, 7। Which observation is repeating the most? 7। 7 is observation, 7 is repeating the most, so this becomes the mode। Got it? मीन के लिए क्या करेंगे, एड एंड डिवाइड। कैसे याद रखोगे, एड एंड डिवाइड। मीडियन के लिए क्या करोगे, अरेंज। Then check for the kind of observation, even or odd। सबसे पहले अरेंज करोगे डेटा को, then you will check for the number of observations। अगर number of observations even है तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, n/2th observation plus n/2 plus 1th observation by 2। Got it? और अगर आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, n plus 1/2। आई एम रिपीटिंग माय वर्ड, आई एम रिपीटिंग माय वर्ड, लिसन टू मी। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था n/2 + 1। ठीक है, अलग है। पहले डिवाइड किया फिर ऐड किया। यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, पहले डिवाइड कर रहे हो और फिर ऐड कर रहे हो। और यहाँ पे क्या कर रहे हो, पहले ऐड कर रहे हो और फिर डिवाइड कर रहे हो। गॉट इट? गलती तो नहीं करोगे, और ये भूलना नहीं है, बार बार कह रहे हो, इसे भूलना नहीं है। ठीक है, सो जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस स्लाइड, देन वी आर मूविंग अहेड। मैं आज आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी सिखाती हूँ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर वी क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। Excuse me, ma'am. यस बेटा। Ma'am, can you explain how to find out median when the data is an odd number? Yes, beta. See, can we see here? Let me put it. Can you see here, Hardik? Yes, ma'am. Okay. So when the data is having odd number of observations, then you need to use the formula, right? N plus 1/2th observation. So like we are having the data here, 1 3 4 6 7 7 8.
ठीक है, कितनी ऑब्जर्वेशन हो गई हार्दिक? 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जर्वेशन हो गई। Yes. तो हमारा एन क्या हो गया? 7 हो गया। 7 + 1 विल गिव मी 8। 8. 8/2 विल बी 4. 4। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन आप चेक करेंगे अपने डेटा से अरेंज करने के बाद, 1 2 3 4। तो हमारी फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी है? 6. 6. So the median of this data will be 6. Are we clear? Yes, ma'am. Okay, बेटा। Mean is calculated for the balanced data, and median and mode are calculated for unbalanced data. Wait for others and revise your work. नहीं नहीं, नंबर होते हैं ना, सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यूज होती है और उनके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। Yashika, we can sit down with camera on. What is going on? पाँच मिनट की कोई फायदा नहीं है। Done? Shall we move ahead? Everybody, online students done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Since we are expecting the competency level is raising in CBSE exam, so I am introducing the graphs to the 9th and 10th graders for the very first time. क्योंकि ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आप लोगों के एग्जाम में, तो आपको थोड़े से ग्राफ रीड करने आने चाहिए. So here we are having three types of graph. Where one represents the symmetrical distribution. Symmetrical distribution simply represents the balanced data. Balanced data कैसा होता है बच्चा? जिसमें वैल्यूज बहुत ज्यादा एक्सट्रीम्स में नहीं जाती, सब वैल्यूज कैसी होती हैं? आसपास होती है. ठीक है. और दूसरा कौन सा होता है हमारे पास? वन इज योर नेगेटिवली स्क्यूड, जिसका टेल किस साइड आता है? लेफ्ट की साइड. राइट. और एक कौन सा होता है? पॉजिटिवली स्क्यूड, जिसका टेल किस साइड आता है? राइट साइड आता है. अब ये तीनों ग्राफ रिप्रेजेंट क्या करते हैं ये समझो. अगर आपका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो all three measures of central tendency will be almost equal to one another.
When we will not sit in class with full concentration, we lose everything. Sit properly. Back straight. So whenever we have symmetrical distribution, can you depict it with a graph? There is no extreme on either of the side, neither left or nor right. कहीं पे भी अलग से tail develop नहीं हो रहा है. Tail कहाँ पे develop हो रहा है आपका? Negatively skewed में और positively skewed में. अगर आप negatively skewed में देखते हो तो tail किस side जाता है बताओ जल्दी से. लेफ्ट साइड में. और पॉजिटिवली skewed में देखते हो तो tail कहाँ जाता है? राइट साइड में. ठीक है. अब इसमें आप ध्यान रखेंगे जब नेगेटिवली स्क्यूड होता है तो मीन की वैल्यू सबसे कम होती है. Then you have median and then you have the maximum value of mode. Can you see here? Mean is having the least value and median will have the middlemost value and mode value will be the highest. ये आराम से आ सकता है. क्यों? क्योंकि 10th बोर्ड क्लास में आपके क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जिसमें मीन, मीडियन और मोड. मुझे कई बार ही लग रहा है कि बच्चे लॉस्ट है. मोहक, आर्य, और अब मैं थप्पड़ लगाऊंगी बहुत जोर से. So mean is equal to median is equal to mode, right? So mean, median और mode कब equal होंगे? जब symmetrical distribution होगा. Symmetrical distribution का क्या मतलब है? तो balanced data. Balanced data कैसा होता है? जिसकी सारी values आस-पास होती हैं. ठीक है. अब कुछ values में values अगर बहुत कम जा रही हैं तो वो कैसा distribution create करता है? Negative. और अगर वैल्यूज बढ़ जा रही हैं तो वो कैसा है? पॉजिटिवली स्क्यूड. इज दिस क्लियर? नेगेटिवली स्क्यूड में क्या होता है? मीन इज द लीस्ट. यस, इट विल होल्ड द लोएस्ट वैल्यू, देन मीडियन एंड देन मोड. ठीक है. और पॉजिटिवली स्क्यूड में क्या होता है? मीन इज द हाईएस्ट, देन मीडियन एंड देन मोड. गॉट इट? अंडरस्टूड? याद रहेगा ये? फटाफट से बना लो क्विकली एवरीबॉडी. So we have learned 3 types of distribution. One is symmetrical distribution, one is positively skewed, and another one is negatively skewed. Negatively skewed में मीन का सबसे छोटा वैल्यू होता है और positively skewed में मीन का सबसे हाईएस्ट वैल्यू होता है. Now listen to me carefully, everyone. We'll be learning one golden rule, which is very important to read this data. Mean always move towards the tail. In negatively skewed data, the tail is towards left, and in positively skewed data, the tail is towards right. You'll always find the mean moving towards the tail, right? And the highest value of the peak. आप peak की value देख रहे हो? तीनों जो आपके ग्राफ्स हैं उसमें पीक जो है वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑलवेज मोड. एंड मीडियन क्या होता है हमेशा? द मिडिल मोस्ट वैल्यू. मीडियन क्या होता है हमेशा? मिडिल मोस्ट वैल्यू. तो जब भी आप कैलकुलेट भी किया करेंगे तो आप देखा करेंगे कि जो मीडियन का वैल्यू होता है वो मोड और मीन के बीच में समवेयर इन बिटवीन लाई करेगा. ठीक है. इट इज नॉट नीदर इक्वल. और इक्वालिटी वाला अगर केस आ जाएगा तो दैट मीन्स व्हाट काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? Yes, it is representing symmetrical distribution. Are we clear? Now moving ahead, this we have already done about the group data and the ungrouped data. Right? Group data, you know, we represent it with the class marks, right? Class intervals. We have with this the number of students represents what? फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. ये क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्रीक्वेंसी. और अनग्रुप डेटा कैसा होता है बच्चा? द रॉ डेटा इन विच यू जस्ट राइट द वैल्यूज. क्या लिखते हैं आप? सिर्फ वैल्यूज लिखते हैं. Now we are starting with the first measure of central tendency, that is mean, or we also call it arithmetic mean, right? So what do? We add and divide. Simple सा याद रखो. What do we do to calculate the mean? We add and divide, right? We add, we sum up all the observation and we divide it by number of observation. ये formula is not new for all of you because this formula you have studied in your junior grades also. ठीक है? Now what you need to understand is कोई भी observation होती है हम उसको x से represent करते हैं. किससे represent करते हैं? x से. Any observation in the data is represented by x. Got it? तो आपके पास x1, x2, x3 so on up to xn. n number of observations हैं. हमें नहीं पता 10 है, 20 है, 100 है, 1000 है. हमें नहीं पता. हम मान के चल रहे हैं हमारे पास कितनी observations हैं? n. Got it? Everyone here, focus here.
ठीक है. So how many observations are there? N observations. So what have you done in the first step? You have added all the observations. You have sum up all the observation, and what you have done next? You have divided by number of observations. Now you need to understand the representation. Can you see this sign in the formula? क्या ये साइन देख पा रहे हैं आप? Online students, can we see the sign? Yes, ma'am. All right, now see here. Yes, sir. Okay, great. If you see here, children, this sign represents sigma. इस साइन को हम क्या बोलते हैं बच्चा? सिग्मा. सिग्मा का मतलब क्या होता है मैथ्स में? That is addition और sum. ठीक है. सिग्मा का मतलब क्या होता है मैथ्स में? एडिशन और सम. So I represents the number of observations. तो observations कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं? 1 से. अब यहाँ पे अलग से 1 क्यों बताया गया ये भी सोचो. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास डेटा में 50 ऑब्जर्वेशन है. कितनी ऑब्जर्वेशन है? 50 ऑब्जर्वेशन है जो मेरे पास डेटा में. तो मैंने आपको बोला कि पहली 20 ऑब्जर्वेशन के लिए मुझे मीन निकाल के बताओ. ठीक है. तो आपका क्या हो जाएगा? सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 टिल 20. तो मेरे लिए n क्या हो गया? 20. Are you getting this? So we are splitting the data into 2 parts. I think this is confusing you. This is confusing you. ठीक है. इसको फिर से एक बार समझते हैं. मैंने क्या बोला कि हमारे पास डेटा में कितनी ऑब्जर्वेशंस है? 50 ऑब्जर्वेशंस है. तो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस कैसे जा रही होंगी? x1, x2, x3, x4 अप टिल x20, फिर x21 अप टिल x50. ऐसे हो सकता है? क्या हम ऐसे बता सकते हैं? ठीक है. मुझे पूरे डेटा की मुझे मीन नहीं चाहिए. मुझे मीन किसका चाहिए? पहली 20 ऑब्जर्वेशंस का चाहिए. तो मतलब मुझे ये वाली 20 ऑब्जर्वेशंस का मीन चाहिए पूरे डेटा में से. तो मेरे लिए आय कहां से कहां वेरी करेगा? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से कहां तक जाएगा? 20. तो मेरे पास कितनी ऑब्जर्वेशंस हो गई? 20. तो कितनी ऑब्जर्वेशंस को मैं ऐड करने वाली हूँ? 1 to 20 को मुझे ऐड करना है, राइट. और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी क्या लेना है? 20 लेना है, क्योंकि कितनी ऑब्जर्वेशंस को ऐड किया जा रहा है? 20 ऑब्जर्वेशंस. इज दिस क्लियर? अब ऐसा क्यों किया जाता है? मतलब आप सोचो कि मैम ऐसे हमें सिचुएशन क्यों बता रही है कि जिसमें हमारे पास डेटा तो है 50 ऑब्जर्वेशन का, बट हम निकाल रहे हैं पहले 20. ऐसा भी होता है कि जब हम डेटा लिखते हैं तो उसमें एरर्स आते हैं. आ सकता है एरर, क्योंकि ह्यूमन कलेक्टेड डेटा होता है, राइट. तो उसमें एरर आ सकता है. से सपोज एरर आ गया 21st ऑब्जर्वेशन में, और या फिर आपका एरर आ गया 21st ऑब्जर्वेशन में, या फिर आपका एरर आ गया 20th ऑब्जर्वेशन में. तो अब उस केस में क्या करोगे? आपने पूरा डेटा है, आपको आपका 20th ऑब्जर्वेशन में क्या आ गया? एरर आ गया. तो आपको न्यू मीन निकालने को दिया जाएगा. तो फिर सोचो क्या करोगे? दोबारा से निकालोगे सारा? फिर से सारी ऑब्जर्वेशन का सम करोगे? सोचो सोचो एक बार सोचो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं आगे. क्या करोगे? मैंने एक डेटा लिया, ठीक है. मैंने 50 ऑब्जर्वेशन उसमें ली. मैंने 50 लोगों का डेटा लिया. तो उसमें मेरे से एक दो गलती हो गई. एक गलती हो गई या दो गलती हो गई. ठीक है. मैं मीन निकाल चुकी हूँ. मुझे करेक्ट मीन निकालना है, क्योंकि मुझे समहाउ पता चल गया. अब मैं उन 50 ऑब्जर्वेशन को वापस से ऐड करूँ? वापस से ऐड करूँ? क्या कर सकते हैं? सोचो. इसमें बड़े आराम से निकाल सकते हो. तुमने 4 नंबर को ऐड किया. चलो इसको लेट्स स्प्लिट इट इनटू छोटा वाला एग्जांपल. ठीक है. एक छोटे एग्जांपल पे चलते हैं. मेरे पास 4 नंबर्स थे, x, y, z एंड w. ठीक है. इसमें से मैंने एक वैल्यू गलत उतार दी. y की वैल्यू गलत है. ये y नहीं था, यहाँ पे m था. तो क्या करूं? बोल बोल. किसको माइनस? X and Y के सम. अगर मैं y वाली वैल्यू को टोटल सम में से, इन चारों का सम हमने निकाला. लेट्स से इनका सम a रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. अब ये जो सम है ये गलत ऑब्जर्वेशन के साथ है. तो मैं a में से y गलत ऑब्जर्वेशन निकाल दूं, माइनस कर दूं, और सही वाली ऑब्जर्वेशन को है. सिंपल सा लॉजिक. दिमाग ही तो यूज करना है. अगर हमने कुछ सम किया तो मैं उसका गलत ऑब्जर्वेशन जो मेरी चली गई है, मुझे पता तो चल गया है ना कि मैंने ये वाली वैल्यू मिसरीड कर ली, या ये मुझसे वैल्यू गलत हो गई. तो उस टोटल सम में से मैं क्या करूं?
गलत वाली रॉन्ग वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो और करेक्ट वैल्यू को ऐड कर दो। ये बात याद रहेगी 15 मिनट बाद पक्का, क्योंकि इसका क्वेश्चन आ रहा है। ये बात याद रहेगी? ओके, ठीक है। सो आई क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपकी ऑब्जर्वेशन आप कहां से कहां तक रीड कर रहे हो। तो हम ऑब्जर्वेशन कहां से कहां तक रीड कर रहे हैं? 1 से 20 तक। ऑब्जर्वेशन हम कहां से कहां रीड कर रहे हैं? 1 से 20। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? 1 to n। n कोई भी वैल्यू हो सकती है जितनी वैल्यू आपके डेटा में है। एंड व्हाट डज सिग्मा रिप्रेजेंट्स? सम ऑफ ऑल द वैल्यूज। गॉट इट? अब आप मीन को किससे रिप्रेजेंट करते हो? x एंड बार ओवर द टॉप। ठीक है, तो हम प्रिसाइजली उसका फॉर्मूला कैसे लिख देते हैं? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। दिस इज द वैल्यू। व्हाट इज इट? सिग्मा एफ एक्स। एक्स रिप्रेजेंट्स द ऑब्जर्वेशंस, एफ रिप्रेजेंट्स द फ्रीक्वेंसी एंड सिग्मा रिप्रेजेंट्स एडिशन। यहाँ पे f represents the frequency and this represents the this represents the addition। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एडिशन। अब हमने यहाँ पे तो हम सिग्मा एक्सआई कर रहे थे, बट आप सोच रहे हो मैम ने यहाँ पे ये f कहाँ से जोड़ दिया? अगर हमारे पास डिस्क्रीट डेटा होता है, ठीक है, सोचो मेरे पास कोई डेटा है, मेरे पास मार्क्स है और फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, मेरे पास मार्क्स है 5, मेरे पास मार्क्स है 10, 15, 20, जिस डेटा की हम पहले बात कर रहे थे। 5 बच्चों के आए हैं, ठीक है, 10 के आए हैं, 20 के आए हैं और 5 के मार्क्स आए हैं 20। ऐसे करके हमारे मार्क्स है। गॉट इट? सो दिस ऑल टुगेदर मेक्स व्हाट? अब आप मुझे सोच के बताओ, मैथ्स आता है ना सबको, आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? इसका क्या मतलब है कि 5 students have scored how many marks? 5 marks. 10 students have scored how many marks? 10 marks. 20 students have scored 15 marks. तो आप क्या करोगे? आपको इन सबका सम निकालना है। टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई? 5 plus 10 15, 15 plus 20 is 35 plus 5 40। तो मतलब आपके पास n की वैल्यू क्या है इसके लिए? 40। और n की वैल्यू कैसे निकाली आपने? मुझे खुद बताओ। और सम को क्या बोलते हैं? आप सिग्मा एफ का रेलेवेंस समझ में आया? जो आप इसमें कर रहे थे, अब वो आप कैसे कर रहे हो? सिग्मा एफ। सिग्मा एफ कैसे निकाल रहे हो? क्योंकि आपने ऐसे नहीं लिखी ऑब्जर्वेशन, अब आप ऐसे थोड़ी लिख रहे हो 5 5 5 5 ऐसे थोड़ी लिख रहे हो। आप क्या लिख रहे हो? आप उसको कंक्रीट रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, एक डिस्क्रीट डेटा के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हो कि 5 स्टूडेंट्स ने कितना स्कोर किया है? 5 मार्क्स स्कोर किए हैं। तो आपने क्या किया? सिग्मा एफ निकाला। अब आपको क्या करना है? सिग्मा एक्सआई निकालना है। तो मतलब 40 बच्चों के नंबर आपको ऐड करने हैं। तो आप क्या करोगे? 5 बच्चों के 5 बार ऐड करोगे या क्या करते जाओगे? खुद से बताओ। 5 into 5 करोगे। 5 स्टूडेंट्स के 5 मार्क्स हैं, तो 5 into 5 करोगे तो क्या आ जाएगा? 10 into 100, 300, यस 100। आपको पता चल गया कि 5 बच्चों के ऑल टुगेदर मार्क्स कितने आए? 25। 10 बच्चों के ऑल टुगेदर मार्क्स कितने आए? 100। 15 बच्चों के 20 स्टूडेंट्स के ऑल टुगेदर मार्क्स कितने आए? 300। 5 स्टूडेंट्स के ऑल टुगेदर मार्क्स कितने आए? 100। सो ऑल टुगेदर अब आपने क्या किया? यहाँ पे आपने क्या किया था ये बताओ। ये वैल्यूज आपकी क्या करके आई है? मार्क्स को और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करके आई है। मार्क्स को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? x से। फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हो? f से। यहाँ पे आपने क्या किया? f x किया। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? किया। अब आपने मल्टीप्लाई तो कर दिया, अब आपको करना क्या है? सम करना है आपको। मल्टीप्लाई आपने कर दिया, आपको क्या करना है? सम करना है। 100 plus 300, yes 520। Got it? Now you have to put the values in the formula, that is 525 upon 40. Are we clear? Are we clear? So we have just moved one step ahead. We have just moved one step ahead. Please write down the formula. Please write down the formula, children. Hmm?
नहीं, डेसिमल में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। मीन, मीडियन, मोड तीनों डेसिमल में आते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे अभी पूछ लो, बिकॉज इसके बाद हम क्वेश्चंस पर मूव कर रहे हैं। 13.3 है, बार नहीं लिखना, जस्ट 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक आप निकाल सकते। पहले फॉर्मूलेज लिखिए, एवरीबॉडी। डन, डन एवरीवन। Yes, ma'am. बेटा इन्हें बार बार रिपीट करना। टुडे आफ्टर क्लास बबीता दीदी विल शेयर बोथ द बोर्ड्स, yesterday's class and today's class. ठीक है, she will be sharing one scanner in the group. The old students already know how to scan and find out the board. The new students can also use that scanner. When once you scan, you will be able to open the PDF of the board. जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको, ये बोर्ड एज इट इज आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको मिलेगा पेजेस वाइज। जितना आपने डे 1 पे किया उतना ही आपको मिलेगा। ओवरवेलम आई विल नॉट डू। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। What is written here, everyone? What is written here? Yes, you have to find out. Oh, where it is moving. Yes, the height of 5 players are 153, 140, 148, and 150 and 154 respectively. Find the mean height of the players. So what first you have to figure out. देखो अपना brain process किया करो। सबसे पहले आपको क्या देखना है? You have to check for the kind of data you are having. Do you have the raw data or the continuous data? Is this continuous data? What is raw data? Raw data. अगर raw data होगा तो सीधा सीधा क्या होगा बबीता? खोल दो। क्या होगा सीधा सीधा? Sum of observations upon number of observations. So what is the mean height? 153. Just start doing it. Start doing it, everyone. 153 plus 140 plus 148 plus 150 plus 154. Please write down the formula also, children. How many? 1, 2, 3, 4, 5. This is 1, 2, 3, 4, 5, 5, and this becomes 3 plus 8, 11 plus 4, 15. 59. The all together, beta. 5, 5, 10 makes 14. 14 plus 4, 18 plus 5, 23. Huh? 6? 645 upon 5. Everyone please check. Yes. 129. The mean height of the player is 129 centimeter. Give the closure. Right from beginning, put yourself into right habits. Give the closure. The mean height of 5 players. कैसे लिखेंगे आप? Mean height of 5 players 129 सेंटीमीटर। ठीक है, जितना अच्छा आपका एक्सप्रेशन होगा उतने अच्छे आपके मार्क्स रहा करेंगे। So you need to decide your own things. What is it here, children? Tell me. 745 और आंसर 149 है। मैं तो तुम लोगों से क्रॉस चेक करवा रही थी। What was it? मैंने पहले वही करा फिर काट दिया था। काट दिया? मैं तो करते करते रुक गई because you people were saying 745 upon 5 149. 745 upon 5. So this will give you 124, 4, right? And 45, 149. 149. 149 centimeter.
नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 3। फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 3 मतलब आपको 3 का टेबल लिखना है 1 to 6। समझ में आया? फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 3 का क्या मतलब है? द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3 इज 3, 6, 9, 12, 15 and 18। फटाफट से मीन निकालो। Write down the formula each and every time. Write down formula each and every time. Ma'am, 10.5, 63 by 6. Yes. 63 Yes, 63 by 5, 10.5. समृद्धि क्यों रुक गए हम? 63 by 5 की होगा 6 है ना, 63 by 6, 63 by 6, 10.5. Find the mean of first 8 prime numbers. 1 is not a prime number. 2. The prime number starts with 2. The smallest prime number is 2. चलो फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स, पहले इसमें गलती मत करना। लेट्स लिस्ट डाउन 8 प्राइम नंबर्स, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 19 also. Let's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We are done with 8. We are done with 8. 77 by 8. Are you getting this sum as 77? Everybody? Yes, ma'am. क्या Yes, लिख ma'am. सकते हैं? Yes. 2 plus 3 plus 5 plus 7 plus 11 plus 13 plus 17 plus 19 upon 8. बेटा ऐसे करने से बहुत काम बड़ा होता है। देखो कैसे करते हैं सानवी। 5 2 plus 3 5 5 plus 5 10 10 plus 7 17 17 plus 11 28 28 plus 13 which will be 11 and 41 41 plus 17 will be 58 58 plus 19 will be 77 में क्या करो 9.62. एक मिनट 77 by 8 so 8 times 9 is 22 right so your 5 is left it will become 50 right so 7 times 40 nahi 6 times 48 right 6 times 48 6 times 48 then 2 is left right again 2 is left तो आप क्या कर देंगे this will be 2 right 9.62 up to 2 places of decimal ठीक है ये इतना ज्यादा पेन वर्क करोगे तो फिर टाइम जाएगा मन में रखा करो मेंटल मैथ्स भी जरूरी होता है now see what is this question समृद्धि आज मेंटली प्रेजेंट करो मुझे मिस आउट लग रही है The mean of 6, 8, 9, x, 13 is 10. Find the value of x. So you have a missing observation and mean is provided to you. Can you find out the missing observation? Can you find out? कैसे करेंगे? पहले आप कैसे लिखोगे? प्रेजेंटेशन सीखो. Observations are 6, 8, 9, x, 13. ठीक है मीन क्या है आपका 10 और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है वन ऑफ द मिस्ड ऑब्जर्वेशन सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन 6 plus 8 plus 9 plus x plus 13 how many observations altogether 5 mean value क्या है आपकी 10 10 times 5 ये नीचे है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ऊपर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई चलो सानवी ऐड करो 6 प्लस एक मिनट इसको करने दे 6 plus 8 14 14 plus 9 23 23 एक मिनट बेटा 23 plus 13 36 तो आपके पास क्या आ गया 36 plus x नहीं ऐड किया ना तो वेरिएबल है तो दिस इज 50 माइनस ये प्लस से वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस 36 इक्वल्स टू x तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 14
13 अभिमन्यु 14 मैम 14 का है मैंने। ओके बेटा ओके The mean of these observations is 9. Find the mean of last 3 observations. मैंने बोला था ना ज्यादा ऑब्जर्वेशंस देके वो कम का भी निकलवा सकता है मीन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रीड इट। क्या बोल रहा है? इफ द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस क्या है? x plus 3, x plus 5, x plus 7, x plus 10 और इन सारी ऑब्जर्वेशंस का मीन क्या गिवन है हमें? 9. फाइंड द मीन ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, लास्ट 3 ऑब्जर्वेशंस कौन सी हो जाएंगी बेटा? x plus 5, x plus 7 एंड x plus 10। अब 3 ऑब्जर्वेशंस का मीन निकालने के लिए पहले मुझे x फाइंड आउट करना होगा। पहला मोटिव क्या है मेरा? टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू कैसे निकलेगी? मीन वाले फॉर्मूले से। कहाँ पे बेटा? बेटा that is value of mean is 10 if the mean of these observations is 10। अच्छा नीचे करूं इसको? ठीक है, अब ठीक है सिद्धार्थ? ऑलराइट। इफ द मीन ऑफ दीज, अब ये क्वेश्चन समझे हैं एवरीवन? तो आपके पास मीन कितनी ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5। परियोल हम कनेक्ट कर पा रहे हैं या लूज हो रहा है? यस मैम। इस 9 मीन आपको क्या गिवन है? कितनी ऑब्जर्वेशन है बेटा? वैल्यू से मतलब नहीं है। वेट, हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन? 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन। मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन ऐसे लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू, वो 5 ऑब्जर्वेशन क्या है? x plus 3, x plus 5, x plus 7, x plus 10। ठीक है, अपॉन 5। अब मीन क्या गिवन है आपको? 9 और ये 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। अब x plus x plus x, how many x? 5x, 5x plus 25. 3 plus 5, 8, 8 plus 7, 15, 15 plus 10, 25। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? आई विल ईज आउट माई कैलकुलेशन, आई विल नॉट मल्टीप्लाई। I will take 5 common from here, तो क्या बचा? x plus 5। अगर मैं 5 कॉमन ले रही हूँ, ये वाला 5 इस वाले 5 को रिड्यूस कर देगा, कैंसिल कर देगा, तो 9 is equal to x plus 5। So 5 will move where? 9 minus 5 equals to x, so x का वैल्यू क्या आ गया? 4। Got it or not? तो आपके पास x का वैल्यू 4 आ गया, बट आपका क्वेश्चन अभी फिनिश नहीं हुआ है। क्वेश्चन में आपको मीन ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशंस निकालना है। तो मीन ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशंस निकालने के लिए लास्ट 3 ऑब्जर्वेशंस क्या है आपके पास? x plus 5, x plus 7, x plus 10। तो x की वैल्यू क्या है? 4, 4 plus 5, 9, राइट? 4 4 7 9 11. 4 plus 7 which is 11 and 4 plus 10 which is 14। अब लिखोगे कैसे? मीन ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन कैसे पता चलेगा? मीन ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशंस इक्वल्स टू 9 plus 11 plus 14 by 3। So 20 plus 14 will be 34। आ रहा है करना सानवी? Right, which is equal to, this is 1, this is 1, right? 1 is left or 3? Yes, it will become bar। 9.3. बार नहीं लिखना, 11.33 लिखकर छोड़ दो। Are we getting the clarity of questions? पक्का? Raise your hand who are gaining confidence। क्योंकि इसके बाद आपको होमवर्क शीट भी आएगी आज बोर्ड में। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या हमने कर लिया था? Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. great।
क्वेश्चन रीड करो पहले, खुद से सेल्फ रीडिंग करो, क्वेश्चन को एनालाइज करो, देन आई विल टेल यू। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? मीन ऑफ 5 नंबर्स, जो बोल रहा है वो लिखते जाओ, मैथ्स तो यही बोलता है, मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 30, ठीक है। इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड मतलब 5 नंबर थे, 5 में से एक नंबर हटा दिया, 4 रह गए, देयर मीन बिकम्स 28, ठीक है। अब मीन ऑफ 4 नंबर्स क्या है? 28। नहीं करना, हमेशा ओवर स्पीडिंग लीड्स टू एक्सेप्ट, यू नीड टू फाइंड आउट द एक्सक्लूडेड नंबर। माइनस किया है ना, करो पिटाई, क्योंकि हम सोच ही नहीं रहे, हम सोच ही नहीं रहे। एक्सक्लूडेड नंबर कैसे आएगा? सम से आएगा बेटा, मीन से नहीं आएगा, सम से आएगा। देखो ऐसा था, आपके पास 5 नंबर थे, ए बी सी डी ई, इन 5 नंबर का मीन है 30, ऐसे सिचुएशन को समझो, ठीक है। अब इसमें से कोई भी एक नंबर हटा दे, से सपोज हमने बी हटा दिया, अब आपके पास कितने नंबर्स रह गए? ए सी डी ई, 4 नंबर्स रह गए, तो इनका मीन है 28। तो आपको फाइंड आउट करना है कि ये बी की वैल्यू कैसे। तो मीन जब आप निकाल रहे होते हो तो आप उसमें इन 5 नंबर का सम भी निकालते हो। जब आपके पास 4 नंबर्स का मीन होगा तो आप 4 नंबर्स का भी सम निकालोगे। अगर आप सम ऑफ 5 नंबर्स में से सम ऑफ 4 नंबर्स को माइनस कर दोगे तो क्या आपको एक्सक्लूडेड नंबर मिल जाएगा? यस और नो? क्या नहीं समझ आया? नहीं समझ में आया? आपके पास इस 5 नंबर्स का मीन गिवन है, आपको ये मीन वैल्यू कैसे आती है बेटा? ऐड और डिवाइड करके आती है ना। मीन वैल्यू कैसे आती है? ऐड और डिवाइड। तो आपको एक्सक्लूडेड नंबर के लिए सम चाहिए होगा, एक्सक्लूडेड नंबर के लिए आपको क्या चाहिए होगा? सम। तो जैसे आपके पास मीन का फॉर्मूला होता है सम अपॉन नंबर होता है, तो आप सम कैसे निकाल सकते हो? इसी फॉर्मूला के साथ खेलो, मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विल गिव यू व्हाट? सम, ठीक है। तो सम अब हम इसी के साथ करते हैं, आपके पास सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस क्या आएगा? मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इनटू 5 ऑब्जर्वेशंस। हम मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस क्या है बेटा? 30 इंटू 5 विल बी 150। मतलब अगर हम इस एग्जांपल से समझे तो मेरे पास a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई की वैल्यू क्या है? 150, ठीक है। अब आप कैसे निकालोगे? सम ऑफ 4 नंबर्स निकालो, सम ऑफ 4 नंबर्स, फिर आंसर बोला, मैं पिटाई करूंगी पीछे ही आके, रुक जा, इनटू 4, ठीक है। अब मीन क्या है बेटा 4 नंबर्स का? उधर देखो, it is disturbing me a little today. All right, let's come back. I think this is visible. Visible at the back, online students. Okay, so mean क्या है? 28 into 4. 4 times 12. Yes. Got it. तो आपके पास क्या आ गया? आपके पास a प्लस c प्लस d प्लस e की वैल्यू क्या आ गई? आपके पास 112, और इसकी वैल्यू क्या थी? 150, ठीक है। अब आप इसको तो आप इसमें से अगर ये माइनस कर दोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? बी की वैल्यू आएगी या नहीं आएगी? तो आप कैसे निकालोगे कि मेरा जो एक्सक्लूडेड नंबर है, राइट, एक्सक्लूडेड नंबर मेरा कैसे निकलेगा? सम ऑफ 5 नंबर्स माइनस सम ऑफ 4 नंबर्स। तो सम ऑफ 5 नंबर्स क्या है मेरा? 150। सम ऑफ 4 नंबर्स क्या है मेरा? 112। सो 50 में से 12 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 38। गॉट इट? तो एक्सक्लूडेड नंबर क्या होगा? 38। पक्का समझ में आ गया? एवरीबॉडी, इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर वी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट? Yes, ma'am. कनिका, अभिमन्यु, हार्दिक,
Yes, Yes. ma'am. ऑल राइट, अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये भी आना चाहिए। पहले इसको करो, शांत दिमाग से करो। आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल, वी आर नॉट इन हरी। अगर ये सिलेबस में से डिलीट नहीं हुए होते क्वेश्चन तो आप लोग कर चुके होते और इन पर वहां क्वेश्चंस आते थे पहले एग्जाम में। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं उन बच्चों के लिए जिनको अभी भी डिफिकल्टी हो रही है, बेटा सिचुएशन को रीड करके समझा करो। राइट, जितना अच्छे से समझोगे उतनी क्लैरिटी होती जाएगी। मीन ऑफ हाइट ऑफ 6 गर्ल्स, तो कैसे लिखना बताया था? मीन ऑफ हाइट ऑफ 6 गर्ल्स इज 148 सेंटीमीटर। इफ द इंडिविजुअल ऑफ 5 ऑफ देम, मतलब उसमें से 5 गर्ल्स की हाइट आपको इंडिविजुअली गिवन है, दिस दिस एंड दिस, और आपको क्या निकालना है? हाइट ऑफ 6 गर्ल्स। ठीक है, अगर आपको मीन हाइट ऑफ 6 गर्ल्स गिवन है तो क्या आप सम ऑफ हाइट ऑफ 6 गर्ल्स निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे? मीन ऑफ 6 गर्ल्स इनटू नंबर ऑफ गर्ल्स विच इज 6। तो मीन ऑफ 6 गर्ल्स क्या है? मीन हाइट ऑफ 6 गर्ल्स 148 इनटू 6, 6 times 8 will be 48, 6 times 4 will be 24 plus 4, 28, 6 times 1 will be 6 plus 2 which is 8, 888। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया? सम ऑफ हाइट ऑफ 6 गर्ल्स। ये रीड करना आ रहा है सबको? ठीक है, अब आपको 5 गर्ल्स की हाइट गिवन है तो क्या आप सम ऑफ 5 गर्ल्स निकाल सकते हो? सम ऑफ हाइट ऑफ 5 गर्ल्स which is 150 plus 154 plus 146 plus 142 plus 145. So this all together makes what? 737. Shall I trust you? Yes, ma'am. Pakka? 141. 730, 47. 747. Sanvi, will you add with me? Will you add with me? Who will add with me? Look, 1 2 3 4 5 ऐसे सोचो। 5 तो 100 हो गए, ऐसे सोच सकते हैं हम। 500, right? 50 50, right? 50 50 makes it 100, right? हाँ हाँ, 54, ठीक है। अब ऐसे कर लो, 50 50 is 100, right? 40 40 is 80, 80 plus 40 will be 120। हमने 100 काउंट कर रखा था, 120 और किया, कितना हो गया? 220। तो इसमें 220 ऐड कर दो। ठीक है, अब यूनिट्स को काउंट करो। 4 plus 6 10, 10 plus 2 12, 12 plus 5 17, राइट? तो क्या आ गया आपके पास? 737। 37. और तुम लोग क्या बोल रहे हो? 737 बोल रहे हो. Ma'am, I saw. ठीक है, तो हाइट ऑफ 6th गर्ल क्या आ जाएगी? 151. हाइट ऑफ 6 minus 6. 6th, 1 centimeter. yes, that is 888 minus 737, which is 151. 151 centimeter. Give a closure statement, everybody. Give a closure statement. Height of the 6th girl is 151 centimeter. Done, everyone? चले आगे। 6 minutes are left. How many questions are you going to close? 2. वो तो इंग्लिश की है ना बेटा, 3 to 4। पहले तो 4 बजे तक मार्क्स में तो बढ़ा दूंगी, फिर 4 से 5 आपको 6 बजे जाना है. हाँ, नहीं तो पढ़ा देते। कल पढ़ लेना, कल कहीं नहीं जाना, नहीं कल भी जाऊंगी। कहाँ है क्वेश्चन? चलो, दिस इज pretty different. ध्यान से रीड करो। If you know the logic well, you will be able to crack this kind of question. Mean of 40 numbers was found to be
38 मैंने आपको एरर क्वेश्चंस बताया था ना कि एरर हो जाता है, ये एरर क्वेश्चन ठीक है। आपके पास पढ़ते चलो लिखते चलो। मीन ऑफ 40 नंबर्स क्या है आपके पास? 38. Later on it was detected that a number 56 is read as 36. नंबर उठाओ जल्दी। नंबर was misread as 36. क्या मतलब है इसका? What was the wrong value? What is the correct value? wrong 56 correct 56 is the correct value. 56 was misread as 36. Value थी 56, पढ़ लिया क्या? 36. So this is the correct value and this is the wrong value. ठीक है, ये कौन सी वैल्यू है? रॉन्ग वैल्यू। समझ में आया? अब वो आपसे क्या बोल रहा है? फाइंड द करेक्ट मीन। करेक्ट मीन निकालने के लिए करेक्ट सम निकालना होगा। करेक्ट मीन निकालने के लिए क्या करना होगा? करेक्ट सम। तो आपको मीन ऑफ 40 नंबर्स दे रखा है 38, उससे आप सम ऑफ 40 नंबर्स निकाल लोगे। सम ऑफ 40 नंबर्स निकालो पहले, क्या आएगा? मीन ऑफ, मेरे साथ करो फिर करना, पहले मेरे साथ ऑन बोर्ड। मीन ऑफ 40 numbers into 40. So what is the mean of 40 number? 38 into 40. So this will be 4 times 8 will be 32. 4 times 4 12 plus 3 15. 15 20 आ गया सम। अब 15 20 में गलत वैल्यू क्या है? 46. तो अभी ये आपका क्या है? दिस इज इनकरेक्ट सम। क्या लिखेंगे आप? इनकरेक्ट सम। ये गलत सम निकला हुआ है। ठीक है, अब करेक्ट सम कैसे निकालते हैं? एक मिनट बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी हैं, सुनने दो उन्हें। करेक्ट सम कैसे निकालते हैं? इनकरेक्ट सम लिखेंगे पहले आप, खुद से फॉर्मूला क्रिएट कर रहे हैं। इनकरेक्ट सम माइनस रॉन्ग वैल्यू plus right value. यस प्लस करेक्ट वैल्यू। समझ में आया? ठीक है, तो हमने पहले क्या निकाला? हमने इनकरेक्ट सम निकाला 1520। उसमें से हमने गलत वाली वैल्यू को क्या करा? सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो रॉन्ग वैल्यू क्या है हमारी? 36। ठीक है, और प्लस क्या कर रहे हैं? 56 माइनस 36 प्लस 56 विल बी 20। ठीक है, प्लस 20 15 20 प्लस 20 विल बी 15 40। तो आपके पास करेक्ट सम आ गया। अब करेक्ट सम से क्या निकाल सकते हो? करेक्ट सम से क्या निकाल सकते हो? करेक्ट मीन निकाल सकते हो। सिंपल सी चीज है। तो करेक्ट मीन क्या हो जाएगा? करेक्ट मीन 154 upon 40 1540 करेक्ट निकालोगे। करेक्ट सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो करेक्ट सम क्या है बेटा आपका? mean 36 40 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है आपकी? 40। 36 mean यस 36। आ रहा है करना? आर यू गेटिंग इट? पक्का इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिशन्स में भी मिलते हैं। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखते हो, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कंपटीशन में भी मिलते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन निकालो, देन आई वाइंड अप द मैथ्स क्लास फॉर टुडे। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। एक्सक्यूज मी मैम। रॉन्ग नहीं है? मैम 38.5 नहीं आना चाहिए मैम। 77/2 38.5 नहीं आना चाहिए व्हिच वन बेटा? मैम। ये जो क्वेश्चन अभी आपने करा है 154/4 तो 77/2 होगा। हाँ 77 38.5 राइट बेटा। 30 इन पे विश्वास नहीं किया जाएगा, दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी। ओके काम करते हैं। दिस क्वेश्चन इज ऑफ डिफरेंट काइंड। ये आपका अलग अलग सेक्शन वाला है। वी विल टेक इट इन नेक्स्ट क्लास। राइट, आई विल बी शेयरिंग बोर्ड टिल दिस स्लाइड। बबीता 12th स्लाइड तक आपको बोर्ड शेयर करना है इनका। ठीक है, आफ्टर द क्लास एंड प्लीज रिपीट, लीव दिस क्वेश्चन बिकॉज आई एक्सप्लेन यू कि ये वाला क्वेश्चन होगा कैसे इन द नेक्स्ट क्लास।
1 to 12. 1 to 12. Only English students will stay back. Babita, check out for Parioli.